हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे डीपीपी जो कि बेस्ड है स्प्रिंग फोर्स और सूडो फोर्स पे। बेटा स्प्रिंग फोर्स और सूडो फोर्स मैंने आपको दोनों बताए थे। स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि एक मासलेस स्प्रिंग जब आप कंसीडर करते हो तो जब आप उसको इलोंगेट या फिर कंप्रेस करते हो तो वो अपने नेचुरल शेप में रहने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जब भी आप किसी स्प्रिंग के शेप और साइज को चेंज करोगे तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा था, उस स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारी बातें पड़ी थी। सूडो फोर्स की कहानी बड़ी सिंपल थी। मैंने बोला था जब भी आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको बाहर की जो ऑब्जेक्ट्स है वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट होती हुई दिखती है। अगर आप बस चलती हुई बस में से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे आप पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको वो। तो ऐसा क्यों हुआ? तो भाई इस पे विचार किया गया। न्यूटन अंकल ने अपने लॉज दिए थे, बोला था कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए। एक पेड़ जो कि जमीन में है, गड़ा हुआ है ना, बड़ी एकदम, तो अपनी रेस्ट पे होता है वो, तो उस पर तो कोई फोर्स लगता नहीं है। फिर भी जब मैं उसको बस से देखता हूं तो वो मुझे पीछे जाता हुआ दिखता है। तो यहां पे क्या हुआ कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो रहे थे जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में थे। जब आप एक एक्सेलरेटिंग बस में है तो आपको पेड़ पीछे की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा, पर भाई पेड़ तो रेस्ट पे था, उस पर तो कोई फोर्स नहीं था, तो एक्सेलरेट कैसे हुआ? तो यहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया सूडो फोर्स का। सूडो मतलब एक इमेजिनरी फोर्स जो कि तभी एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होते हो, है ना। तो सूडो फोर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, इट इज नथिंग बट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का एक्सेलरेशन। अगर आप एक बस में हो जिसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब बाहर एक पेड़ को देख रहे हो जो कि 12 केजी का है, तो इस पेड़ पे जो सूडो फोर्स लगेगा विल बी 12 इंटू आपका एक्सेलरेशन यानी कि 5, तो 60 न्यूटन का सूडो फोर्स इस पेड़ पे लगता है। और ये सूडो फोर्स तभी एक्सपीरियंस किया जाएगा जब आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं, है ना। चलिए भी, बहुत ही बेहतरीन। तो इन्हीं पे सवाल थे और ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल किए भी होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर मेरी कही हुई इन बातों को आप फॉलो करते हुए चले। जैसे कि जो चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो गलती है। लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखने के लिए चीजों को अपने हाथों से लिखिए। तो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं उसके नोट्स खुद से बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी जो डीपीपीज आपको मिल रही है वो आप सॉल्व जरूर कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगेन आप गलती कर रहे हो, ऐसा ना कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है डीपीपी में तो आप उसके वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो हर डीपीपी के लिए उसका एक वीडियो सॉल्यूशन मैं बनाता हूं, जैसा कि ये वीडियो सॉल्यूशन आज मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं जो मैं कराऊंगा यहाँ पे, है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं कराता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। बट क्या होता है, टाइम के साथ हम बाउंडेड होते हैं थोड़ा सा, तो उस बाउंडेशन की वजह से मैं उससे आगे नहीं ले जा पाऊंगा आप लोगों को। सो मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। इसके अलावा जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस पीवाईक्यू के साथ भी सेम सिनेरियो है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा यहाँ पे पीवाईक्यू के। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज रह जाते हैं वो आप खुद से सॉल्व कीजिए। फिजिक्स में बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। थ्योरी पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर्मूला पता चला, आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हम लोग। तो बस इतनी ही कहानी है। इसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस चल रहे हैं बेटा। इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट पेपर्स भी हो रहे हैं। टेस्ट पेपर्स की जगह भी हम क्विजेस वाले पार्ट को लेके आए, जैसे कि लास्ट संडे भी एक क्विज हमने इसमें प्लान किया था, तो उसमें हमने बताया था कि हाँ भाई ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। तो क्विज भी आपके लिए हम कंडक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर आप इस पूरे पैटर्न को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं फिर। बट यह है कि यार इसके साथ चिपके हुए रहना है। ऐसा नहीं कि तुम भटक गए, सर नोट्स बनाने में आलस आ रहा है तो नोट्स नहीं बनाए, सर डीपीपी मन नहीं किया आज सॉल्व करने का, आज मुझे उसके दोस्त की शादी में जाना था। तो दोस्त की शादी तो नहीं होगी पर दोस्त का बर्थडे होगा, है ना। हाँ, तो दोस्त के बर्थडे में जाना था तो हमने नहीं किया, या फिर मेरे को आज डेट पे जाना था तो नहीं किया। तो ऐसी चीजें अगर तुम कर रहे हो ना तो ये बहुत गलत बात है। डीपीपी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करना है आपको, ठीक है। और अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेन और पेपर, तो वो आपके पास होना चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके पास पेन पेपर होगा। नहीं है तो जल्दी से लेके आओ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना एंड चेक करना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे,
चलिए भाई, तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ब्लॉक यहाँ पे 1 kg का है जो कि रेस्ट पे है रिलेटिव टू द स्मूथ वेज मूविंग लेफ्टवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a विच इज ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट n बी द नॉर्मल। यहाँ पे n जो है एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज। देन टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ gs टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वो बोलता है n का वैल्यू 5√5 होगा। बी का सेकंड ऑप्शन बोलता है n का वैल्यू 15 होगा। सी ऑप्शन बोलता है tan थीटा 1/2 होगा, या फिर डी ऑप्शन tan थीटा 2 होगा। यहाँ पे भी वही सारी बातें इन्होंने फिर से बोल दी है, तो एक काम करता हूँ, उसको मैं गायब कर देता हूँ। देखो अभी जादू करके बताऊंगा तुम लोगों को। हाँ, हो गया जादू, गायब हो गई ना चीजें, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं बेटा, तो स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, है ना। तो आप चेक कीजिए कि वो 2 ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है इसका। सोचा कुछ? सूडो फोर्स की कहानी। अगर मैं इस वेज के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो मैं कहां हूं? अगर मैं इस वेज के ऊपर खड़ा हो जाऊं जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हूं? अगर मैं इस वेज के ऊपर खड़ा हो जाऊं जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं? और जब भी बेटा मैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता हूं तो मुझे यहां पे सूडो फोर्स दिखाई देता है। तो बॉक्स पे एक सूडो फोर्स ma पीछे की तरफ लग गया। बेटा यहां नीचे की तरफ mg वाला फोर्स होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। बेटा इधर की तरफ एक फोर्स होता है विच इज गिवन बाय mg का साइन थीटा, बहुत ही शानदार। बेटा अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा विच इज गिवन बाय ma cos थीटा, बहुत ही शानदार। ठीक है, इधर की तरफ कंपोनेंट आते हैं बेटा mg cos थीटा, और एक आता है ma sin थीटा। ठीक है, अब आप अगर गौर फरमा के देखें तो ये जो ब्लॉक है वो क्या है बेटा? ब्लॉक जो होगा वो रेस्ट पे होगा विद रेस्पेक्ट टू द वेज। तो वेज के रेस्पेक्ट में ही बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम वेज के ऊपर खड़े हैं तो वेज के रेस्पेक्ट में ही सारी बातें होंगी। तो सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है, ये वेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वेज के रेस्पेक्ट में बात करें तो ब्लॉक जो है हमारा रेस्ट पे था, तो mg sin थीटा बराबर होगा बेटा ma cos थीटा के। mg sin थीटा बराबर होगा बेटा ma cos थीटा के। m से m मर जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा a अपॉन g हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन g। बेटा ये तो tan थीटा होता है ना, हाँ सर बिल्कुल होता है tan थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, a का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10 एंड tan थीटा का वैल्यू 1/2। क्या ये ऑप्शन में दिखता है मुझे? बिल्कुल दिखता है सर, tan थीटा 1/2 होगा। ये तो विद रेस्पेक्ट टू द वेज। ये कब हुआ बेटा? जब आप वेज पे खड़े थे। अच्छा, ग्राउंड के रेफरेंस में बात करें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या कहानी बनेगी, वादा गौर फरमाइएगा। सर अगर यही चीज हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करें तो क्या होगा? तो एक आदमी जो कि ग्राउंड पे खड़ा है वो देख रहा है वेज को। अगर वो आदमी वेज को देख रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल लगता है बेटा वेज पे, बहुत ही शानदार तरीके से हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। ये mg हो जाएगा मेरे बच्चे। इधर की तरफ एक कंपोनेंट जिसको कि नाम दिया जाता है mg cos थीटा, बट हमें अभी इससे मतलब नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो इसको बंद करते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये नॉर्मल के 2 कंपोनेंट होंगे बेटा, क्योंकि देखो अगर आप देखो तो ये पूरा वेज आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ये ब्लॉक भी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो इस ब्लॉक को आगे की तरफ कौन एक्सेलरेट कराता है? मैं अभी बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मैं वेज पे नहीं खड़ा हूं, मैं कहां हूं? ग्राउंड पे हूं। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर बात करी जाए तो यहां पे आप देखेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बोले तो n, तो n का एक कंपोनेंट यहां आएगा मेरे बच्चे, एक कंपोनेंट सीधा इधर आएगा। ये एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा जो कि mg को बैलेंस करेगा, और एक बनता है n sin थीटा जो कि ma प्रोवाइड कराएगा। तो बेटा इस बॉक्स का मास है m, तो इस बॉक्स को एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करा रहा है? n sin थीटा। इस बॉक्स को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? n sin थीटा। तो मैंने बोला यहाँ पे n sin थीटा विल बी इज इक्वल्स टू ma, n sin थीटा विल बी इक्वल्स टू ma। मेरे बच्चे tan थीटा 1/2 मिला है हम लोगों को,
tan थीटा 1/2 मिला है, तो ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना 2, एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √5। ऑब्वियस ही बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें ये सारी बातें पता है। तो बेटा n इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, बेटा बॉक्स का मास है 1 kg का, बॉक्स का एक्सेलरेशन है 5, सो n इंटू परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज √5 इज इक्वल्स टू 5। तो मेरे बच्चे n का वैल्यू बनेगा यहाँ पे 5 √5 न्यूटन। n का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी 5 √5 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फाइनल आंसर आता है। तो आई थिंक 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारे मैच कर रहे थे इससे, तो दोनों में से आप टिक लगा सकते हो। tan थीटा तो 1/2 होगा, उसके अलावा जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा बेटा वो बनेगा 5 √5 न्यूटन का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, सारी बातें लिखिए। ठीक है, ये सारी बातें लिखिए। हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन बोला गया बॉडी ए is placed on the frictionless wedge making an angle of theta with the horizontal acceleration toward the left to be imparted to the wedge for a body A to free fall vertically। बेटा हम कितना एक्सेलरेशन इस वेज को प्रोवाइड कराएं जिससे कि ये बॉडी जो है वो फ्री फॉल करे। इस वेज को कितना एक्सेलरेशन हम लोगों को देना चाहिए जिससे कि ये बॉडी क्या करे बेटा बच्चे, फ्री फॉल करे। तो ये बॉडी फ्री फॉल करनी चाहिए, उसके लिए इस वेज को कितना एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो फिर से वही काम कर लें कि बेटा विद रिस्पेक्ट टू द वेज डिफाइन कर लेते हैं चीजों को। तो मान लीजिए आप इस वेज पे खड़े हैं, और जब आप इस वेज पे खड़े हैं तो आपको पता है इस बॉक्स पे आपको सूडो फोर्स दिखेगा एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और mg विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन बेटा। तो ma का एक कंपोनेंट तो यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा विच इज गिवन बाय ma। कौन सा होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ma cos थीटा नीचे की तरफ बन जाएगा, और एक नीचे की तरफ एक और फोर्स बनता है विच इज गिवन बाय mg sin थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज गिवन बाय ma और mg cos थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट की हम बात करें तो ma का इधर की तरफ आएगा विच इज गिवन बाय ma sin थीटा। और नॉर्मल भी इसी तरफ आ रहा है बेटा। फ्री फॉल में नॉर्मल 0 होता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि बॉडी फ्री फॉल करे, तो एक पहली इक्वेशन तो mg cos थीटा वाली लिखेंगे बेटा। तो mg cos थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस ma sin थीटा। mg cos थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस ma sin थीटा होता है। और अगर आप बात करते हो फ्री फॉल की, अभी अगर आप बात करते हो फ्री फॉल की, तो फ्री फॉल के लिए नॉर्मल को 0 करना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो पता है ना, फ्री फॉल में नॉर्मल 0 होता है। तो उस केस में बेटा mg cos थीटा बराबर होता है ma sin थीटा के। mg cos थीटा बराबर होता है ma sin थीटा के। m से m मरता है और a का वैल्यू बनता है g cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, कैन बी रिटन एज g cot थीटा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन बनेगा वो बनेगा कितना, g cot थीटा विच इज योर फाइनल आंसर। तो इस केस में क्या एक्सेलरेशन आएगा बेटा, g cot थीटा विच इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। कंप्लीट हो गया है ना। तो बस आपको इतना सा समझना था कि भाई फ्री फॉल हो रहा है सो नॉर्मल 0 होगा। देखो भाई नीचे की तरफ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब इसको ऊपर की तरफ रखने वाला कोई फोर्स है नहीं, है ना। ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, मतलब आना तो नीचे ही है। इसको इधर की तरफ देखा है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर देखते हैं तो नॉर्मल 0 हो जाएगा जब फ्री फॉल होगा। तो उस केस में यह g cot थीटा इज द आंसर फॉर दिस। क्लियर रहेगी बातें? बढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है दैट द मासेस ऑफ 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं एक 20 kg का बॉक्स है और एक 10 kg का बॉक्स है, और दोनों को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखा हुआ है। वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन द 20 kg बॉक्स। 20 kg वाले पे एक 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब क्या हुआ, तो ये सब बढ़िया आगे चल रहे थे।
तो भाई पता चला कि 10 kg वाले के पास एक एक्सेलरेशन आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो उसने हमसे पूछा कि भाई व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक, है ना। तो 20 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना है। 20 kg वाले बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। बता पाएंगे? क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, है ना बेटा। इनका एफबीडी बनाया तो 10 kg वाले बॉक्स के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सर यहां से स्प्रिंग पकड़ के इसको खींचेगा तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा यहां से kx, और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे बच्चे अगर हम यहाँ पे कहानी लगाएं दैट नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 10 kg वाले पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास 10 kg का, एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो स्प्रिंग फोर्स kx इज गिवन बाय 120 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स kx जो होता है वो 120 न्यूटन होता है। ये हमारा आंसर बनता है यहाँ पे, है ना। बट हमें यहाँ पे आके रुकना नहीं है, हमें तो एक्चुअली एक्सेलरेशन चाहिए। हमें तो एक्चुअली क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ये 20 kg का ब्लॉक, यहां से लगेगा 200 न्यूटन का फोर्स, एंड यहां से लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx, और इधर की तरफ इसके पास आएगा एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, हम लोग kx का वैल्यू 120 निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो बेटा इस पे भी यही कहानी लगाएंगे दैट द नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स में लिखा जाएगा 200 माइनस का kx इज इक्वल्स टू 20a। सो kx में हम लिखते हैं 120, सो 200 माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 20a। सो यहां पे बनता है 80 इज इक्वल्स टू 20a। सो a का वैल्यू बनता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का वैल्यू कितना बनता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लास में कराया हुआ सवाल था, इजीली हो गया होगा आप लोगों से भी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को क्या चल रही है कहानी यहाँ पे? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है हमसे, इन द फिगर द वेज इज पुश्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10√3 मीटर पर सेकंड। बेटा यहाँ पे इस वेज के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है विच इज ऑफ 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज सीन दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप। जैसे हमने इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाया 10√3 का, हमने देखा ये जो बॉक्स है वो ऊपर की तरफ चलने लगा। अब चलता तो नहीं है पर फिसलता है ना। तो ये बॉक्स जो है ऊपर की तरफ जाने लगा और उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 1 मीटर का। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन। तो इसको ये जो डिस्टेंस है कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये आपको बताना है। इस ब्लॉक को ये 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो ये बता पाएंगे आप? बता पाएंगे क्या आप? सोचिए जरा, कैसे करोगे इसको सॉल्व? सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा ले इसमें भी। अगर मैं फ्रेम कंसीडर करूं वेज का, यानी कि अगर मैं वेज पे खड़ा होके ही कंसीडरेशन करता हूं चीजों की, तो आई मस्ट से कि यार वेज को एक्सेलरेशन जो है इन दिस डायरेक्शन मिल रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। तो मैं काम करता हूं, इसका एफबीडी बना देता हूं। इसके हिसाब से इस पे फोर्स लगेगा MA इन दिस डायरेक्शन। mg तो ऑलरेडी नीचे लगता ही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो यहां पे अगर एंगल थीटा है तो mg का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा विच इज गिवन बाय mg sin थीटा। mg का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा गिवन बाय mg sin थीटा। ma का एक कंपोनेंट इधर आएगा गिवन बाय ma cos थीटा। अब देखो भाई क्या हो रहा है ना ध्यान से देखना कि इसको जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है। इसको जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है, तभी वो ऊपर की तरफ गया है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज गिवन बाय MA cos थीटा माइनस का mg sin थीटा। MA cos थीटा माइनस का mg sin थीटा इज द नेट फोर्स। तो मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, बेटा यहां से सबसे m कॉमन निकाल लीजिए, A cos थीटा माइनस g sin थीटा। A cos थीटा माइनस g sin थीटा, m से m मर जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन विच इज योर A का वैल्यू 10√3 पुट कर रहा हूं, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर रहा हूं,
माइनस जी की जगह 10 और साइन 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 वी नो इट इज √3/2, तो ये 30/2 हो जाएगा और ये 10/2 हो जाएगा। तो इसको साइड में सॉल्व कर ले, यहाँ पे a नेट कम्स आउट बी, बेटा बोलो 10√3 इंटू √3/2, तो 3 हो जाता है, 3 10 30, 30/2, so it will be 30 divided by 2 minus 10 divided by 2. But it can be written as 20 divided by 2, and the value of net acceleration can be written as 10 meter per second square. तो नेट एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है हमारे पास। अच्छा, क्या ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी क्या ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था क्या? स्टार्ट्स क्लाइंबिंग लिखा है सर, उसने बोला कि ये जो ब्लॉक है वो शुरू कर रहा है ऊपर चढ़ना, ये ब्लॉक शुरू कर रहा है ऊपर चढ़ना, मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0। हाँ सर बिल्कुल, तो इनिशियली वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई बेटा, बहुत ही शानदार। हाँ सर बिल्कुल। चलिए भाई, तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना डिस्टेंस चला वो 1 मीटर का, नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इसके पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसके पास। सो मुझे टाइम निकालना है, तो आई थिंक इक्वेशन लगा सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर की। इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो s विल बी इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू नेट एक्सेलरेशन होगा 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी वाला निकालना है हम लोगों को। सो 1 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, so t square will be 1/5 and the value of t comes out to be 1 upon under root of 5 seconds. So your answer will be 1/√5 seconds. So it will be 1/√5 seconds. This is the final answer for this. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आता है बी ऑप्शन में। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको सारी बातें। नोट कीजिए इसको जल्दी से। किया नोट? आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां पे आएंगे, सारी बातें लिख लीजिए। हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे बोलता है दैट द टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच हैविंग द मास आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। The two horizontal forces F and 2F are applied on the blocks A and B respectively, shown in the figure. The block A does not slide on the block B. बेटा यहाँ पे कटे हुए है ना, दो डब्बे किस प्रकार से बनाए हुए हैं वो मैं बना देता हूँ। पहला बॉक्स कुछ इस प्रकार से है बेटा यहाँ पे, और दूसरा बॉक्स कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। ये है इस प्रकार के दो बॉक्सेस है ना, तो ये आपस में क्या है ऐसे जोड़ के रखे हुए हैं, और इधर से फोर्स लगाया गया इस पे F वाला, इधर से फोर्स लगाया गया इस पे 2F वाला, एंड नाउ दे आर सेइंग कि एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करते। तो बताइए बेटा कि देन नॉर्मल कितना होगा इन पे, है ना, इन पे लगने वाला नॉर्मल कितना होगा ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, नॉर्मल बता पाओगे? नॉर्मल फोर्स दोनों के बॉक्सेस के बीच में कितना लग रहा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स, देन नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी ये बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को सोल्व? तो इन बॉक्सेस के फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं ए वाले ब्लॉक को, और एक ये बी वाला ब्लॉक है, दोनों का मास m है, बहुत ही शानदार। सॉरी, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है बेटा, तो मेक श्योर कि आप जब इसको बनाएंगे तो एंगल को बहुत कंसिडरेशन में लेके चलना। मैं सबसे पहले बात करूंगा फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक के लिए जब हमने बात करी, सो इट इज गिवन बाय लाइक दिस। बेटा इसका मास m है, तो एक नॉर्मल फोर्स mg वाला फोर्स तो यहां लग ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये जमीन को ऐसे पुश करेगा नीचे, तो ये ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा विच इज गिवन बाय द नॉर्मल बाय द ग्राउंड g।
यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है विच इज गिवन बाय एफ, बॉक्स का मास है m, बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि देखो हम ये बात जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे बनेगा। नाउ दिस एंगल इज योर 30 डिग्री, सो डेफिनेटली ये एंगल 30 है तो ये भी 30 सही है, तो ये 60, सो ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा। तो एक काम करिए ना, यहाँ पे दो कंपोनेंट बना लीजिए इसके नॉर्मल के, ऐसे करके ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। सो एक बनेगा n cos 30 डिग्री और यहाँ पे बन जाएगा n sin 30 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल ऐसे लग रहा था, 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। सेकेंडली ये वाली बात आपको समझ आती है कि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री क्यों है, बताओ ये वाली बात है कि 30 है तो 30 डिग्री क्यों होगा ये। चलो भाई ये 30 डिग्री तो ये भी कितना 30 डिग्री, ये पूरा कितना 90 डिग्री, देखो ये पूरा 90, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 ये हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, फिर से समझो ये 30 ये 30 ये 60 ये 30, 90 डिग्री की कहानी है और कुछ भी नहीं। सो इट विल बी n cos 30 डिग्री और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा गिवन बाय n sin 30 डिग्री, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n sin 30 डिग्री। तो अगर इस सिर्फ बॉक्स के लिए बात करी जाए तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी बेटा, सिर्फ इस बॉक्स की बात करी जाए तो इक्वेशन लिखी जाएगी n sin 30 माइनस का f इज इक्वल्स टू ma। ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ ज्यादा फोर्स है एक तरफ कम फोर्स है तो ओवरऑल एक्सेलरेशन तो इस तरफ ही जाएगा। तो दोनों ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में, तो दोनों ब्लॉक्स के पास कॉमन एक्सेलरेशन होगा, तो ये वाला ब्लॉक भी इसके पास एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज n sin 30 माइनस का f इक्वल्स टू ma। अब मैं b वाले ब्लॉक की बात कर लेता हूं, तो फॉर द ब्लॉक b, फॉर ब्लॉक b, सो b वाले ब्लॉक की बात करी जाए तो यहां पे कुछ इस प्रकार से बनेगा b वाला ब्लॉक। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इस पे, तो ये तो 30 डिग्री का हो गए, नॉर्मल इस पे कुछ इस प्रकार से लगेगा, mg नीचे की तरफ, ग्राउंड की वजह से नॉर्मल ऊपर की तरफ और 2f वाला फोर्स इधर की तरफ। बेटा ये नॉर्मल है हमारे पास, सो एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा नॉर्मल का, बेटा ये एंगल 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। सोचो ना, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 30 तो ये 30 तो ये 60 डिग्री। सो n cos 60 डिग्री यहाँ पे आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा विच इज गिवन बाय n sin 60 डिग्री। सिस्टम को एक्सेलरेशन इधर की तरफ मिल रहा है तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज बेटा 2f माइनस का n sin 60 इक्वल्स टू ma। तो इक्वेशन लिखी जाएगी 2f माइनस n sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ma। सही रहेगा क्या बेटा ये, ओ सॉरी n cos 60 डिग्री था, माय मिस्टेक, n cos 60 डिग्री। तो एक इक्वेशन तो ये सेकंड वाली इक्वेशन ही हो जाएगी और यहां पे ये रही हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। बेटा क्या दोनों ही ma के बराबर है, क्या दोनों इक्वेशंस हमारी ma और ma के बराबर है, तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिलता है 2f माइनस का n cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू n sin 30 डिग्री माइनस का f। सो 2f माइनस का f इक्वल्स टू n cos 60 1/2 होता है बेटा, sin 30 भी 1/2 होता है, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा तो 3f इज इक्वल्स टू n। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे 3f आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा 3f आएगा, जो कि मुझे डी ऑप्शन में मिलता है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट, यहां पे आएंगे सभी लोग, ये सारी बातें लिखेंगे, जरूरी है भाई। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे बोलता है an object is kept on the smooth inclined plane of 1 in L, the horizontal acceleration to be imparted to the inclined plane so that the object is stationary relative to the inclined plane। बेटा पहली बात तो ये 1 in L का क्या मतलब होता है, तो 1 in L का मतलब ये है कि जब आप एक वेज बनाते हो
तो उस वेज में 1 इन एल में जो 1 होता है वो बेसिकली उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा और एल जो है वो उसके हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो 1 इन एल का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, तो बोला गया था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टू बी इम्पार्टेड टू द इंक्लाइन प्लेन सो दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो बेटा इसको कितना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में प्रोवाइड कराऊं सो दैट इस पे रखे हुआ डब्बा जो है वो रेस्ट पे रहे। एक बॉक्स इस पे रखा हुआ है और मैं चाहता हूं इसको कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में प्रोवाइड करा सकूं जिससे कि ये रेस्ट पे रहे। तो पहली चीज मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा इन दिस डायरेक्शन, तभी वो रेस्ट पे रह सकता है। और अगर मैं वेज पे खड़ा होके ऑब्जर्वेशंस करता हूं तो आई फाइंड कि यहाँ पे इस वेज पे जो फोर्सेस लगते हैं विच इज योर नथिंग बट एम जी, नीचे की तरफ यहाँ पे लगेगा एम जी साइन थीटा और इधर की तरफ लगेगा एम जी कॉस थीटा। पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स आता है विच इज गिवन बाय एम ए। एम ए का एक कॉम्पोनेंट इधर बनेगा एम ए कॉस थीटा, इधर की तरफ एक कॉम्पोनेंट आएगा जिसको लिखते हैं एम ए साइन थीटा। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो बॉक्स है वो रेस्ट पे रहना चाहिए, तो फॉर बॉक्स टू रिमेन सेट फॉर ब्लॉक टू बी स्टेशनरी। हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे उसके लिए एम जी साइन थीटा, उसके लिए एम जी साइन थीटा बराबर होगा एम ए कॉस थीटा के, उसके लिए एम जी साइन थीटा बराबर होगा एम ए कॉस थीटा के। एम से तो एम मर जाता है एंड ए का वैल्यू बनता है जी टैन थीटा, ए का वैल्यू क्या बनता है जी टैन थीटा। अच्छा, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई टैन थीटा है यहाँ पे, तो ये तो हमें थीटा के टर्म्स में दे नहीं रखा। हाँ, तो बिल्कुल आपको थीटा के टर्म्स में इसको लिखना भी नहीं है। अगर आप इस वेज को देखेंगे तो 1 इन एल की भावना है वो पहले समझा के रख चुका है आप लोगों को कि 1 इन एल का मतलब क्या था। अब उसी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करें फर्दर। ये एल, ये 1, ये थीटा, तो बेटा ये बेस जो होगा इज इट द एल स्क्वायर माइनस का 1? ये जो बेस होगा क्या वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा? तो टैन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता? tan theta perpendicular upon base, तो it will be of 1 divided by under root of L square minus का 1 divided by under root of L square minus 1। तो यहाँ से the value of A can be written as G tan theta की जगह 1 divided by under root of L square minus का 1। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि हमें सी में मिल रहा है। तो जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस का 1, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो वेज को इतना एक्सेलरेशन हमें देना पड़ेगा जिससे कि ये ब्लॉक जो वेज के ऊपर रखा है वो स्टेशनरी रहे। ठीक है, चलिए भाई लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट सभी का? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल बोला गया है अ पार्टिकल स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एलिवेशन थीटा। आप देख सकते हो कि इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है एंड दिस इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड इन अ एलिवेटर जो ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ ऑफ एल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। बेटा अब यहाँ पे पार्टिकल को बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। इस प्रकार का सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं और पहले भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन को कंसीडर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अगर मैं यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन को कंसीडर करता हूं जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ऑल्सो अगर इंक्लाइन लेंथ x है, मान लीजिए x मान लिया, और ये रेस्ट पे था इनिशियली, तो बेटा इसको नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए इक्वेशन होती है बेटा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, x equals to ut plus half at square, initial velocity 0 है, so x will be equals to half at square, so t का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन a। अब देखो बेटा along the incline एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है g sin थीटा, पता है ना ये आपको? along the incline जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा होता है, तो a की जगह g sin थीटा पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय g sin थीटा। लेकिन ये कब हुआ बेटा? when the incline is
ऑन द ग्राउंड, है ना, बट जब ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो फिक्स था, मतलब फिक्स मतलब रेस्ट पे बोल देता हूं, व्हेन इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड। अभी इंक्लाइन प्लेन हमारा फिक्स्ड है तो फिर हमारा ये आंसर है, लेकिन इस सिनेरियो में जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं इसको अगले पेज पे बना दूं, व्हेन द इंक्लाइन प्लेन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, व्हेन इंक्लाइन प्लेन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब ये इंक्लाइन प्लेन जो है अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा। सो मैंने फिर से वही इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे खड़ा हो जाऊं और इस बॉक्स को गौर फरमा के देखूं तो मुझे बताइए जरा क्या इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, mg तो लगता ही है, अपार्ट फ्रॉम दिस सर यहाँ पे सूडो फोर्स ma नॉट भी लगेगा। अगर मैं इधर इस वेज पे खड़ा हूं तो मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हूं, और जब मैं किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होता हूं तो बॉक्स पे ऊपर मुझे एक सूडो फोर्स भी एक्सपीरियंस होता है। तो बॉक्स पे लगा सूडो फोर्स, mg लग रहा है नीचे की तरफ। बेटा इस केस में जो g नेट लगेगा इट इज गिवन बाय g प्लस ए नॉट। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, देन इट कैन बी रीड्रॉ एज लाइक दिस। सॉरी, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है जी नेट, है ना, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है जी नेट, ये एंगल थीटा है तो इधर कंपोनेंट बनेगा जी नेट साइन थीटा, ठीक है, और ये तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर ही रहा था। अब तो भूल जाओ इन सब चीजों को। तो बेटा टाइम निकालते हैं हम लोग। सो टाइम कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2x डिवाइड बाय जी नेट साइन थीटा। क्या ये बात सही रहेगी बेटा? सोचो जरा, खुद ही दिमाग लगाओ। क्या जब मैं टाइम निकालूं तो अंडर रूट ऑफ 2x डिवाइड बाय, पहले क्या था बेटा, सिर्फ g साइन थीटा आता था। जब ये फिक्स्ड था, जब इंक्लाइन प्लेन हमारा फिक्स्ड था, या फिर जब ये इंक्लाइन प्लेन हमारा रेस्ट पे था, तो उस केस में आंसर सिर्फ g साइन थीटा आता था। लेकिन आज ये इंक्लाइन प्लेन हमारा क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो एक सूडो फोर्स लगा नीचे की तरफ। तो बॉक्स पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो है mg प्लस ma नॉट। तो बॉक्स का जो नेट एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, बॉक्स के ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, विच इज गिवन बाय जी नेट, तो इसका एक कंपोनेंट यहां पे आ गया। तो बेटा टाइम जो बनेगा इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2x वेयर x इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। बेटा x क्या है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये भी मैं अभी आपको बताता हूं, क्वेश्चन में बोल रखा है बेस का लेंथ है l, दिस एंगल इज थीटा, तो बेटा x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको। सो 2x डिवाइडेड बाय a नॉट प्लस का g साइन थीटा, 2x डिवाइडेड बाय a नॉट प्लस का g साइन थीटा। अच्छा यहां से गौर फरमा के देखें तो x को एलिमिनेट करना है बेटा। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। So from here cos theta can be written as L divided by x. So from here x can be written as L divided by cos theta. X can be written as L divided by cos theta. तो x की जगह पे मैं लिखूंगा L divided by cos theta. So t is equals to under root of 2L divided by a naught plus का g sin theta और cos theta. तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहली चीज, अगर वेज हमारा रेस्ट पे है तो टाइम इतना लगता है। अगर ये वेज एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, देन डेफिनेटली अगर हम इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें तो वी विल सी दैट ये ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा। तो mg नीचे और ma नॉट भी नीचे, तो ये सूडो फोर्स लग गया नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा एक और चीज आप ध्यान से देखिएगा कि ये सारी बातें तो चलो बहुत अच्छे से समझ आ गई हम लोगों को। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा। सो नीचे की तरफ नेट फोर्स लगेगा mg प्लस ma नॉट, तो नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन लगेगा गिवन बाय g नेट या g इफेक्टिव या a नेट, कुछ भी लिख लो यार, समझ आना चाहिए बस, है ना। तो नीचे की तरफ एक नेट एक्सेलरेशन आया विच इज गिवन बाय a नॉट प्लस g।
तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ए नॉट प्लस जी साइन थीटा। तो बेटा ब्लॉक को नीचे की तरफ लाने के लिए कौन जिम्मेदार, ये वाला एक्सेलरेशन सर। सो टाइम कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2x डिवाइड बाय जी नेट साइन थीटा, 2x अपॉन ए नॉट प्लस जी साइन थीटा। अब पॉइंट याद है कि यार x का वैल्यू भी तो निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें l गिवन था। अब क्वेश्चन में अगर हमें l गिवन है तो x निकालना कोई बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। cos थीटा l बाय x, तो x इक्वल्स टू l बाय cos थीटा। तो x की जगह पे लिखा l बाय cos थीटा, बाकी हमारा यही आंसर है। तो एक बार मैच करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सो 2l डिवाइडेड बाय g प्लस ए नॉट साइन थीटा cos थीटा का अंडर रूट, बेटा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए इसमें 2l डिवाइडेड बाय g प्लस ए नॉट साइन थीटा cos थीटा का अंडर रूट, तो डी ऑप्शन मैच करेगा। यही है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करेंगे जल्दी से इसको ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया है नोट सभी ने, पक्का? लिख लो भाई, ये सारी बातें भी लिख लो। कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। बोला जाए है 2 ब्लॉक है जिसके मासेस है m1 एंड m2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर through a light spring as shown in the figure. If we push the mass m1 with the force of F, m1 को पुश किया, जैसे ही m1 को पुश करोगे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग क्या चाहती है कि भैया मेरे को तो अपने नेचुरल लेंथ में रहना है, तुम इसको दबा रहे हो, तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो तुमने क्या किया जैसे m1 वाले को धक्का मारा, m1 वाला क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, बट स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है। तो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होगा एक रीस्टोरिंग फोर्स जिसको नाम दिया गया था स्प्रिंग फोर्स का, और ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा। तो अगर मैं बात करूं m1 की, तो फोर्स F, स्प्रिंग फोर्स kx, ये F kx और इसका एक्सेलरेशन a1। बेटा तो यहां पे इक्वेशन बनेगी F माइनस का kx इज इक्वल्स टू m1 a1। सो kx बनेगा मेरे बच्चे F माइनस का m1 a1। kx हो जाएगा F माइनस का m1 a1। यहां पे सेकंड वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं, तो सेकंड वाले ब्लॉक के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx। So it can be written as kx equals to m2 a2। बेटा हमें क्या है ना, a2 निकालना है, सेकंड वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। उन्होंने हमसे यही मांगा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक, सेकंड वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो kx equals to m2 a2, बेटा kx की जगह f माइनस का m1 a1, f माइनस का m1 a1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल्स टू a2। F माइनस का m1 a1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल्स टू a2, ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि डी ऑप्शन में हमें मिल रहा है। एंड यस दिस इज द राइट वन, यही है आपका फाइनल आंसर बस, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बेटा स्प्रिंग बैलेंस पे बेस्ड है। अब आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, जहां पे भारी सामान को वेट करना होता है, तो आपने देखा होगा एक ऊपर स्प्रिंग सा एक हुक लगा होता है ना, ऐसे एक डिवाइस लगा होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग सिस्टम सा लगा होता है, इसके नीचे ऐसे कांटा लगा होता है, ठीक है, और अंदर यहाँ पे बेटा स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है। यहाँ से आप इसको हैंग करके रखते हो। ऐसा कुछ डिवाइस देखा है कभी? कभी देखा होगा कोई भारी चीज अगर मेजर करनी होती है तो उनके पास ऐसा एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम होता है, उस पर यहाँ पे किसी भी मास ऑब्जेक्ट को लटकाना हो तो उसको लटका के फिर आप उसका वेट मेजर करते हो, है ना, उसका मास कितना है वो मेजर करते हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है बेटा, और स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम को ऐसे लगाया गया, एक तरफ 20 kg, एक तरफ 20 kg। बेटा एक साइड से क्या होगा, ये रीडिंग लेगा, है ना, जैसे जितना टेंशन होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग यहाँ पे खिंच जाएगा एंड वो अपनी रीडिंग को शो करते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, इसका जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फोर्स नीचे लगाएगा mg, उतना ही ज्यादा स्प्रिंग यहाँ पे एलोंगेट होगी। स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो यहाँ पे बेटा निडल लगाई होती है तो वो अपनी मार्किंग्स को शो करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक निडल लगाई होती है तो वो अपनी मार्किंग्स को क्या करता है बेटा, अकॉर्डिंगली शो करता रहता है। तो जैसे आपने कोई वेट लटकाया तो वो नीचे जाएगा वेट,
तो स्प्रिंग एलोंगेट होगी। स्प्रिंग एलोंगेट होने से बेटा यहाँ पे जो रीडिंग्स लगी होती है उस पर हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसका वेट कितना है। बेसिकली जो भी आपका आंसर है उसको जी से डिवाइड करना, दैट विल बी द रीडिंग। तो मैंने क्या बोला, रीडिंग जो होगी बेटा, जो भी यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा होगा, जैसे मान लीजिए F वाला फोर्स लगा यहाँ पे, तो F डिवाइडेड बाय G होगा। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग होती है इट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय G। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बेटा, F बराबर mg हो जाएगा। जैसे ही आपने कोई वेट लटकाया वो एक जगह पे आके रुक जाएगा। अब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये जो F होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। तो mg डिवाइडेड बाय g करने से आपको मिलता है m, जो कि आपको बताता है द मास ऑफ दिस बॉडी। तो इस रीडिंग से आपको पता चल जाएगा व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। तो यहां पे भी ऐसा ही सिनेरियो होने वाला बेटा, तो मेक श्योर यहां पे भी ऐसी बातें होंगी, जितना ज्यादा टेंशन यहां पे आएगा उतनी ज्यादा रीडिंग यहां पे आने वाली है। सो यहां पे टेंशन T डेवलप हो रहा है, यहां पे भी टेंशन T डेवलप होगा। मान लीजिए यहाँ पे टेंशन T डैश डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन T डेवलप होगा, यहाँ पे टेंशन T डैश डेवलप होगा। बेटा जितना टेंशन होगा उतना ज्यादा इसमें एलोंगेशन होगा, उतनी उसकी रीडिंग होगी। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो T बराबर T डैश दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि दोनों तरफ 20 kg का ब्लॉक लगाया गया है। दोनों तरफ क्या है बेटा, 20 kg का ब्लॉक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो लाइट है, मतलब उसके मास को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा आप लोग। और अगर मास नेग्लेक्ट हो जाए तो फिर तो सेम टेंशन थ्रू आउट हो सकता है। यहाँ पे लाइट स्प्रिंग बैलेंस क्यों लगाते हैं, ताकि मास ना हो उसका, और अगर उसका मास नहीं होगा तो थ्रू आउट दिस होल पार्ट टेंशन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी जो रीडिंग आपको मिलने वाली है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय G। जो भी टेंशन होगा उसको G से डिवाइड कर देंगे। बेटा यहाँ पे टेंशन जो होगा वो 20G होगा, टेंशन जो आएगा 20G आएगा। ऑब्वियस ये बात है, हम भी समझते हैं, तुम भी समझते हो कि यहाँ पे टेंशन T ऐसे बन रहा है एंड नीचे की तरफ लगेगा 20G। सो T बराबर 20G है। तो बेटा रीडिंग की बात करी जाए रीडिंग की बात करी जाए, सो इट विल बी 20G डिवाइडेड बाय G। G से G मर जाएगा एंड योर आंसर विल बी 20 kg। सो आपका आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चे, यहाँ पे 20 kg बनेगा। ठीक है, तो मास ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसने पहले बोल दिया लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, यानी कि उसका मास हम नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिखा सभी ने? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालना आती है ना आप लोगों को? यहाँ पे देखें बेटा S1 और S2 ये भी क्या है, दो स्प्रिंग बैलेंसेस लगाए गए हैं। अब देखो भाई यहाँ पे पुली जो है वो मासलेस है, स्प्रिंग बैलेंस जो है S1 S2 वो भी मासलेस है। बेटा S1 S2 अगर मासलेस होंगे तो जो टेंशन यहाँ पे है T, वही टेंशन यहाँ पे भी होगी T, वही टेंशन यहाँ पे भी होगी T, एंड वही टेंशन यहाँ पे भी होगी T। अगर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का मास होता तो जो टेंशन यहाँ पे कोई और टेंशन होता, यहाँ कोई और टेंशन होता, यहाँ कोई और टेंशन होता, तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर मैं बोलूँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए उस चीज को आसान करने के लिए हमने जस्ट कंसीडर किया कि यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंसेस है वो लाइट यानी मासलेस कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, सब जगह टेंशन T है। तो इसकी जो रीडिंग होगी बेटा, क्या वो T डिवाइडेड बाय G होगी क्या रीडिंग? सोच के देखो, क्योंकि वो kg में आंसर देता है तो ऑब्वियस ही बात है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये नीचे की तरफ जाएगा सिस्टम विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a? क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा सिस्टम विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a? नीचे की तरफ लगेगा बेटा यहाँ पे 1g, यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा 2g। अच्छा एक और चीज मुझे एक बात जरा बताइएगा क्या जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास कर दें? यहां कर देते हैं ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। यहां किया ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अच्छा ड्राइविंग फोर्स क्या सर? 2G वाला पूरे सिस्टम को नीचे लेके जा रहा है, ये बॉक्स नीचे जाएगा तो ये वाला बॉक्स ऊपर आएगा। तो 1G क्या कर रहा है? 1G जो है इस मोशन का विरोध कर रहा है। सो ड्राइविंग फोर्स में 2G तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, 1G उसका विरोध कर रहा है। और टोटल मास की बात करें सो 2 kg प्लस का 1 kg इज द टोटल मास। तो बेटा इट विल बी 1/3 g।
तो यहां से एक्सेलरेशन मिलता है g/3, मिला एक्सेलरेशन। अब आप किसी भी एक इक्वेशन से टेंशन निकाल लीजिए, जैसे मैंने इससे निकाली, सो t माइनस का g इज इक्वल्स टू 1a, सो t इक्वल्स टू g प्लस a, सो t इक्वल्स टू g प्लस 1/3g, सो t इक्वल्स टू 4g/3। सो t का वैल्यू मिल गया 4g/3, तो रीडिंग क्या आ जाएगी बेटा, रीडिंग आएगी 4g/3g, g से g मर जाएगा, 4/3 kg इज द रीडिंग बेटा। क्या दोनों की रीडिंग सेम होगी? हाँ सर, दोनों की रीडिंग सेम होगी, क्योंकि जो टेंशन यहां पे है वही टेंशन यहां पे भी है। तो दोनों की रीडिंग होगी बेटा 4/3 kg, 4/3 kg, दोनों का रीडिंग सेम होगा। S1 का रीडिंग S2 के रीडिंग के बराबर होगा, सिंस टेंशन जो है वो सेम है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, है ना। जितना टेंशन यहां पे उतना ही टेंशन यहां पे, क्यों? क्योंकि मासलेस था सर। ये टेंशन सेम होने के कारण इन दोनों की रीडिंग्स भी सेम हो जाएगी। तो किसी एक से टेंशन निकालो, उसके बाद आपको दूसरे वाली की रीडिंग भी वही आएगी। तो दोनों की रीडिंग बेटा 4/3 kg एंड 4/3 kg होगी। समझते हैं बात को सभी लोग? नोट कर लीजिए इसको फिर। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चे, अगला सवाल बोलता है एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Inside it, a person having the mass of 50 kg is standing on a weighing machine which is kept on the inclined plane having the angle of inclination 60 degree. Then the reading of the weighing machine. बेटा ये चीज आपको पता है ना, weighing machine की रीडिंग कितनी होती है? weighing machine की रीडिंग कितनी होती है पता है आप लोगों को? किसी भी weighing machine की जो रीडिंग होती है, क्या वो बराबर होती है नॉर्मल फोर्स के? वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो बराबर होती है नॉर्मल फोर्स के। है ना, तुमने पढ़ा था ना एलिवेटर वाले केस में ये वाली बातें, कि जब एक अंकल किसी भी लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन पे खड़े थे, तो उन्होंने वेइंग मशीन को पुश किया नीचे, तो बदले में वेइंग मशीन ने उनके ऊपर भी एक फोर्स लगाया। जितने फोर्स से अंकल वेइंग मशीन को पुश करते हैं वो उसकी रीडिंग में दिखाई देता है। जितने फोर्स से ये अंकल वेइंग मशीन को पुश करते हैं वो उसकी रीडिंग में दिखाई देता है। और जितना फोर्स अंकल वेइंग मशीन पे लगाते हैं वो रीडिंग में तो दिखता है, लेकिन वेइंग मशीन भी तो उतना फोर्स लगाएगा अंकल पे, तो दैट विल बी द नॉर्मल। तो जो रीडिंग होती है वेइंग मशीन की वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होती है। तो इस केस में भी आपको नॉर्मल फोर्स बताना है, वही रीडिंग होगी। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे बताइए कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या इसके लिए अप्रोच हो सकती है, कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो क्या कहते हो, कैसे दिमाग लगाएं फिर? चलिए भाई, सोचा कुछ? मैंने तो सोच लिया है, आपका पता नहीं मुझे। मैंने जो दिमाग लगाया है उसके हिसाब से मैं जो सोच रहा हूं कि भाई ये है हमारा वेइंग मशीन, सॉरी वेज, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहां पे ये मशीन के बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, इस आदमी का वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो क्या सूडो फोर्स भी लगने वाला है? बिल्कुल सर, यहां पे सूडो फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ, विच इज गिवन बाय ma। सो ma का एक कंपोनेंट इधर बनेगा गिवन बाय ma। कितना बनना है? जैसा mg के कंपोनेंट्स बनने थे वैसे बनेगा, तो ma sin 60 डिग्री and it will be ma cos 60 degree. Similarly यहाँ पे mg के साथ भी होगा, mg का भी एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा given by mg sin 60 डिग्री, और यहाँ पे भी बनेगा mg cos 60 डिग्री, और यहाँ पे होगा नॉर्मल। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो नॉर्मल होगा दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो आप देखिए जरा, तो नॉर्मल आपको दिखेगा mg cos 60 डिग्री प्लस ma cos 60 डिग्री, एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। बेटा मास कितना है इस आदमी का? मास जो होगा 50 kg का है, तो 50, g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं। चलो अभी g का वैल्यू g ही रहने दीजिए, तो इट विल बी 50 g, जो मैंने बाहर निकाल लिया।
है ना। और चलो भाई cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 50 इंटू ए का वैल्यू 6 इंटू cos 60 1/2 कितना बनता है बेटे ये 500/2 प्लस 300/2 तो इट विल बी और कितना बेटा कितना बनता है ये 800/2 so 400 न्यूटन इज द नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स आ रहा है 400 न्यूटन, बट उसको तो रीडिंग चाहिए। तो आपने जब वेइंग मशीन में रीडिंग देखी होगी थी वो तो केजी में आती है। आपका जो वेट दिखाता है क्या दिखाता है 50 किलो 40 किलो 60 किलो 100 किलो, ऐसा थोड़ी दिखाता है 1000 न्यूटन 224 न्यूटन, ऐसा थोड़ी दिखाता है, वो केजी में दिखाता है। तो इसको न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप किसको 10 से डिवाइड करोगे तो रीडिंग विल बी n डिवाइड बाई 10 n डिवाइड बाई जी 400 डिवाइड बाई 10 40 केजी। लो भाई ये हमारे पास रीडिंग आ गई केजी में। हमारी रीडिंग किस में आती है केजी में आती है, जो कि ए ऑप्शन में दिखता है। क्लियर रहेगी बात है आपको सभी को, नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल डायनामोमीटर डी। यहाँ पे देखो वैसे स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहा है वो, अलग अलग नाम बोल दिया तो परेशान मत हो। टू द टू ब्लॉक मासेस 6 kg एंड 4 kg, force of 20 Newton and 10 Newton are applied on the blocks so as shown in the figure, then the reading of this spring balance will be। बेटा कि इस डायनामोमीटर की जो रीडिंग होगी ये क्या होगी आपको बता रहे हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर मैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक हमारे पास 6 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगता है kx, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इट विल बी योर 20 न्यूटन। इसकी जो रीडिंग होगी kx डिवाइड बाय g कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास में। यहाँ पे अगर हम बात करें सो इट विल बी योर 10 न्यूटन का, एंड फोर्स लग रहा है 4 kg के ब्लॉक के ऊपर, एंड यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स kx लगेगा इस पे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का इट विल बी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। सिस्टम का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 20 माइनस का kx इक्वल्स टू 6a। यहाँ पे होगा kx माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। अब kx की वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हो चाहो तो यहाँ से 20 माइनस का 6a लिख के इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 20 माइनस का 6a माइनस का 10 इक्वल्स टू 4a। So 10 equals to 10a and the value of a can be written as 1 meter per second square। मेरी आवाज़ आ रही है सबको सही से समझ, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ मैं, है ना, तो समझ जाओ मेरी भावनाओं को कि मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इतना समझ आ जाए। तो a का वैल्यू जो बनता है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नाउ a का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मुझे तो रीडिंग बतानी थी, तो मैं kx का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो kx कैन बी रिटन एज नथिंग बट सर कितना बनेगा बेटा, ये kx हो जाएगा 20 माइनस का 6 इंटू a का वैल्यू 1। सो 20 माइनस 6 14 होता है बेटा, kx जो होगा वो 14 न्यूटन हो जाएगा। क्या यही रीडिंग होगी केस की? ऑप्शन में देखो न्यूटन में आंसर है ना, ऑप्शंस चेक करें हम लोगों ने, तो आंसर जो हमें न्यूटन में मिल रहा था, तो हम भी यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको g से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको g से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर kg में मिलेगा। अगर आप इसको g से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर kg में मिलेगा, बट ऑप्शंस चेक करें देन विल कम टू नो कि यार यहाँ पे तो आंसर न्यूटन में चाहिए, तो आपका आंसर जो न्यूटन में आ रहा है वही चलने दीजिए, दैट विल बी द फाइनल आंसर बेटा। तो यहाँ पे 14 न्यूटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भी नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, बढ़े आगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। टू ब्लॉक्स, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक जिसका मास 10 kg इज सस्पेंडेड थ्रू द टू लाइट स्प्रिंग बैलेंस। बेटा यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, दूसरा स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे ये है, एंड दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो है वो लाइट है, यानी कि मासलेस है। अब बेटा मासलेस होने के कारण जो टेंशन टी यहाँ पे डेवलप हो रहा था वही टेंशन टी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, एंड द सेम टेंशन टी यहाँ पे भी डेवलप होगा और सेम टेंशन टी यहाँ पे भी डेवलप होगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये कहता है हम लोगों से कि बेटा नहीं, हाँ ये क्या कहता है हमसे कि भैया सेम टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो इसकी तो तुम बिल्कुल भी चिंता करो ही मत। सो इट विल बी इक्वल्स टू 10g
इट विल बी इक्वल्स टू 10G। तो यहाँ पे पहली बात तो टेंशन कितना आएगा, टेंशन आएगा 10G का। और अगर हम यहाँ पे रीडिंग की बात कर ले मेरे बच्चे, तो रीडिंग जो बनेगी इट इज गिवन बाय 10G डिवाइडेड बाय G, 10G डिवाइडेड बाय G, G से G मर जाएगा तो रीडिंग कम्स शॉर्ट भी 10 kg की। और क्योंकि दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस है बेटा वो मासलेस है, दोनों के दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो है वो मासलेस है, तो दोनों की रीडिंग्स जो होंगी वो सेम होगी, है ना। दोनों मासलेस है यानी कि टेंशन पूरे पार्ट पे सेम है, तो दोनों पे जो रीडिंग होगी वो भी सेम हो जाएगी। तो दोनों के लिए हमारे पास जो रीडिंग्स आएगी बेटा वो सेम रहेगी। तो दिस इज द सिनेरियो फॉर द सेम रीडिंग। तो सेम रीडिंग आएगी यहाँ पे एंड इट विल बी ऑफ 10 kg। तो दोनों में ही 10 kg और 10 kg की रीडिंग आने वाली है, ठीक है। मासलेस है तो टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो टेंशन टी यहाँ पे वहीं पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टी 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 टी। टी का वैल्यू 10G है, तो इसके लिए बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे इसकी रीडिंग हुई 10G डिवाइड बाई G, इसकी रीडिंग हो जाएगी बेटा 10G डिवाइडेड बाई G। टेंशन तो यहाँ पे भी सेम है तो इसकी रीडिंग भी हो जाएगी बेटा 10G डिवाइड बाई G। तो दोनों के लिए रीडिंग आप देख सकते हो 10 kg की आएगी, दोनों के लिए ही रीडिंग क्या आ जाएगी 10 kg की आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाता है समाप्त। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट सभी ने? समझ आती है बात आप लोगों को? सभी को क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे डीपीपी के सवाल होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ आई होगी। फिर भी आपको लगता है कि किसी पार्ट पे कोई डाउट है, वीडियो दोबारा देखना चाहते हो या फिर लेक्चर को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए। IIT JEE डिपार्टमेंट में जाना है आपको एंड यहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो आपके सामने एक और पेज खुलता है जहां पे इधर की तरफ नीचे की तरफ मेरे सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिए गए हैं ताकि आप लोगों को वीडियोस इधर उधर जाके ढूंढने ना पड़े। आप सीधा वेबसाइट पे आइए, सारे लेक्चर्स हमने यहाँ पे सीक्वेंस में रख दिए हैं अरेंज करके। सारी डीपीपीज यहाँ पे हमने रख दी है, इसके अलावा जो भी डीपीपीज के सॉल्यूशंस हैं वो सारे हमने यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दिए। तो हर एक चीज यहाँ पे जमी जमाई आपको मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट पे आके लेक्चर्स देखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोगों का टाइम बचेगा। ऑल्सो ये सारी चीजें आपके लिए फ्री रहेगी। तो ऐसा नहीं बेटा कि वेबसाइट पे आओगे तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई कूपन कोड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारे लेक्चर्स फ्री है। बस आओ, लेक्चर देखो, डाउट कंप्लीट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा लेना सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए, उनको जाके बोलिए कि अगर आप भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अप टू द एडवांस लेवल आपको जाना है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बस इतनी ही बातें आज के सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।